तो फिर चलिए हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट पे आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों का थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। एक टर्म है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हम लोग अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब पढ़ेंगे उस टाइम पे उसका भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फिर फाइनली हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रॉम द एक्सप्रेशन, हम लोग एक्सप्रेशन को हम लोग यूज़ करके, जो हम लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन होगा उसको यूज़ करके हम लोग कैसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। तो फिर एक एक करके हम लोग सब टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो मैं फ्रीजिंग पॉइंट का आप लोगों को इधर पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट, freezing point is the temperature, is the temperature is the temperature at which the vapor pressure of vapor pressure of vapor pressure of a substance in its liquid state in its liquid state in its liquid state is equal to solid state, is equal to solid state। देखिए डेफिनेशन थोड़ा सा समझने के लिए, आप लोग अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मैं आप लोग को इधर पे आपको समझा दूंगा। आप लोग उसको वरी मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, समझ में आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन। ऐसे सबको मालूम है फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है। सपोज मैं अगर कोई भी अगर वाटर ले लिया, मेरे पास अगर वाटर मोलिकुल है, वाटर में ले लिया, तो फिर मुझे वाटर को अगर फ्रीज करना है, मतलब मेरा क्या करना पड़ेगा, मुझे वो जो लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और उस टाइम पे मेरा क्या हो जाएगा, हम लोग का वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और वाटर मेरा क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो फिर ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, हम लोगों का फ्रीजिंग हम लोग का हो रहा है बोल के हम लोग बोलेंगे। तो फिर क्या होता है फ्रीजिंग पे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सपोज मैं इधर पे बोल रहा कि मेरा वाटर जब क्या था, कोई भी एक रूम टेम्परेचर पे था, 25 डिग्री सेल्सियस पे था, उस टाइम पे वो लिक्विड स्टेट पे था। और मैं उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस किया और उस टाइम पे मेरा लिक्विड जाके क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। अभी कैसे वो मेरा आइस बन गया, मैं आप लोगों को उसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। मेरे पास ऐसे जनरली क्या होता है, जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस करके रखेंगे, मेरा जो लिक्विड, मेरा जो वाटर होगा उसका एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होगा, तो फिर उधर पे मेरा क्या होगा, मोलिकुल्स थोड़ा क्या होगा, दूर दूर पे होगा। और अगर मोलिकुल्स दूर दूर पे होगा तब मेरा वो कौन सा स्टेट पे वो रहेगा, लिक्विड स्टेट पे रहेगा। मैं जब टेम्परेचर को क्या करूँगा, डिक्रीज करूँगा, टेम्परेचर को मैं 25 से लाके 0 डिग्री सेल्सियस करूँगा। टेम्परेचर में डिक्रीज कर रहा हूँ, मतलब उधर पे मेरा क्या होगा, उसका टेम्परेचर के साथ मेरा उसका जितना भी मोलिकुल्स था उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेगा तो फिर मैं मोलिकुल्स क्या हो जाएगा, उधर पे पास पास आने लगेगा। और जितना पास आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पास आके वो क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म पे वो आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म पे एग्जिस्ट हो जाएगा। तो मैं सिंपली जब मैं टेम्परेचर में डिक्रीज करता हूँ उस टाइम पे जो भी मेरा लिक्विड होगा उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण वो मेरा कौन सा फॉर्म पे आ जाता है, वो मेरा सॉलिड स्टेट पे आ जाता है। उधर पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं ग्राफिकली इस बात को आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश करूंगा, और ग्राफिकली मैं जब आप लोगों को दिखाऊंगा उस टाइम पे आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। मैं इधर पे दो एक्सिस बना लेता हूँ, एक वाई एक्सिस और एक मैं क्या बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस। और मैं वाई एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करूँगा, वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट करूँगा वेपर प्रेशर। और मैं एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करूँगा, एक्स एक्सिस पे मैं प्लॉट करूँगा उधर पे मेरा टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे मैं प्लॉट करूँगा टेम्परेचर को। अभी हम लोग को मालूम है, हम लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करेंगे, वेपर प्रेशर मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर मतलब हम लोग को सबको मालूम है, अगर कोई भी वोलेटाइल अगर सब्सटेंस हम लोग लेंगे, जैसे कि मैं वाटर ले रहा था वोलेटाइल सब्सटेंस, तो उसके ऊपर पे मेरा क्या होता है, वेपर फॉर्म होता है। और वो जो वेपर फॉर्म होके हम लोग का क्या होगा, जो लिक्विड का सरफेस पे आके वो क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर हम लोग बोलते हैं। और अगर सिंपली टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर मोर नंबर्स ऑफ क्या होगा, मेरा लिक्विड मोलिकुल्स वेपर स्टेट पे जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर मेरा क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिमिलरली मैं अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा,
मेरा क्या होगा उधर पे, मेरा वो जो गैस मोलिकुल्स होगा वो कंडेंस होकर क्या बन जाएगा, लिक्विड स्टेट पे आ जाएगा। तो फिर मैं अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा तो मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा उधर पे, डिक्रीज होगा। तो फिर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट को समझाने के लिए। सपोज आप, मैं वाटर के लिए वो जो लिक्विड लिया था वाटर, उसके लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। मैं मान लें कि मेरा लिक्विड कौन सा टेम्परेचर पे था, 25 डिग्री सेल्सियस पे था। मैं बोल रहा ये टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, और मैं उसका वेपर प्रेशर मैं उसका मेजर किया, और उसका वेपर प्रेशर मुझे एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर उसका मेरा लिक्विड के लिए वाटर के लिए मुझे कुछ उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू ये मिल गया। और मैं बोला कि ये पॉइंट मेरा कौन सा वाला पॉइंट था, पॉइंट ए था। उसके बाद मैं क्या किया, उस लिक्विड के लिए वाटर के लिए मैं उसका टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, और मैं जब उसका टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँगा, डिक्रीज़ करने के टाइम पे उसका मेरा वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा, उसका वेपर प्रेशर मेरा क्या होने लगेगा, धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगा। तो मेरा उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, और जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा था उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। क्योंकि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर मेरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग तो फिर मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करूँगा वेपर प्रेशर मेरा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और डिक्रीज़ होकर सपोज मेरा क्या होगा, वो पॉइंट बी तक आ गया। और ये पॉइंट बी पे मेरा, मैं वाटर के लिए मैं बोला कि ये पॉइंट पे मेरा कौन सा वाला टेम्परेचर होगा। सपोज इस पॉइंट पे मेरा जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो मेरा क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा क्या होगा, इस टेम्परेचर पे मेरा क्या होगा, वो मेरा वाटर उधर पे मेरा क्या होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा उधर पे क्या होगा, सॉलिड उधर पे हम लोग का अपियर होगा। तो इस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, उधर पे सॉलिड हम लोग का उधर पे अपियर होने लगेगा। तो ये उसके बाद हम लोग फर्दर अगर और ठंडा करेंगे हम लोग उस लिक्विड को, तो फिर मेरा उधर पे मेरा ग्राफ बहुत ज़्यादा स्टीपली वो क्या होगा, चेंज होगा, एब्रप्टली चेंज होगा। और ये पॉइंट मेरा क्या होगा, इधर पे हम लोग जितना भी हम लोग नीचे की तरफ हम लोग टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे, उधर पे मेरा क्या होगा, मेरा आइस बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते रहेगा, आइस मेरा क्या होता रहेगा, सॉलिडिफाई होता रहेगा। तो फिर इधर पे मेरा हुआ क्या, मेरा ये जो पॉइंट बी है, अगर मैं पॉइंट बी को अगर अच्छे से देखूंगा तो फिर मेरा इधर पे दो स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट हो रहा है। एक तो मेरा कौन सा वाला इधर पे, ये पॉइंट पे मेरा सॉलिड भी एग्जिस्ट होगा, और ये पॉइंट पे मेरा क्या होगा, मेरा उधर पे लिक्विड फॉर्म भी एग्जिस्ट होगा। और ये पॉइंट पे मेरा जो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे जो मेरा वेपर प्रेशर होता है वो मेरा क्या होगा, मेरा उधर पे सॉलिड और लिक्विड दोनों का मेरा वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन पे हम लोग को ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू इट्स सॉलिड स्टेट। मतलब अगर कोई भी टेम्परेचर पे जहाँ पे हम लोग का क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हम लोग का सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म पे अगर दोनों का वेपर प्रेशर मेरा उस टेम्परेचर पे अगर सेम हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो फिर ये हो गया हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोगों में ग्राफ के हेल्प से आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन को समझाने के लिए कोशिश किया। तो अभी हम लोग को मालूम हुआ कि अगर हम लोग का एक टेम्परेचर पे अगर दोनों स्टेट अगर एग्जिस्ट होगा, कौन सा, एक तो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, और उस स्टेट पे मेरा वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोगों में थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाने के लिए कोशिश करता हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेरे पास उधर पे मैं प्योर लिक्विड ले लेता हूँ, मान लीजिए वाटर ही था, वाटर मेरे पास था, और मैं इधर पे वाटर लेके रखा था। और हम लोग को मालूम है वाटर का अगर मैं टेम्परेचर, प्योर वाटर का टेम्परेचर मैं 0 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो फिर उस टाइम पे मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो फिर मेरा इधर पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोल लेंगे, मेरा लिक्विड वाटर के लिए वो मेरा क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और ये पहले मेरा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे था सपोज। अभी क्या होगा, अगर हम लोग अगर इस वाटर पे अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कुछ ऐड कर देंगे, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। सपोज मैं इधर पे यूरिया ही मैं इधर पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया यूरिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका वेपर्स नहीं फॉर्म होगा। तो उस टाइम पे होगा क्या, मैं जब यूरिया को मिक्स कर दूंगा उस टाइम पे मेरा क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कम होता है आप लोग देखिए। मेरा इधर पे जब मैं उधर पे यूरिया उधर पे ऐड करूँगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, यूरिया मोलिकुल्स आके मेरा इधर पे मेरा मिक्स हो जाएगा यूरिया मोलिकुल्स। तो मैं बोल रहा था आप लोगों को पहले,
अगर मुझे फ्रीज करने मतलब फ्रीज कब होता था, मेरे पास अगर ये लिक्विड स्टेट पे है मेरा मोलिकुल्स, तो मुझे उसको अगर फ्रीज करने में टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा, मोलिकुल्स पास पास आएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और वो मेरा क्या बन जाएगा, डायरेक्टली मेरा सॉलिड स्टेट पे आ जाएगा, वो मेरा आइस बन जाएगा अगर मेरा वाटर होगा तो। अभी मैं उधर पे क्या कर दिया था, उधर पे मैं यूरिया ऐड कर दिया था। अगर मैं उधर पे यूरिया ऐड कर दूंगा, यूरिया ऐड करने के टाइम पे क्या होगा, यूरिया का मोलिकुल्स भी मेरा कहाँ पे आ जाएगा, मेरा वो जो लिक्विड होगा, लिक्विड मोलिकुल्स के बीच में मेरा क्या आ जाएगा, उधर पे यूरिया का मोलिकुल्स आ जाएगा। अभी मैं टेम्परेचर उधर पे अगर डिक्रीज करने के लिए जाऊँगा, ठीक है मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा, लेकिन मेरा उधर पे क्या होगा, मेरा वो जो वाटर मोलिकुल्स होगा वो एकदम पास पास नहीं आ पाएगा, और उधर पे मेरा क्या होगा, वो मेरा सॉलिड स्टेट पे नहीं जा सकेगा, क्योंकि उसके बीच में मेरा क्या आ गया, अभी इसका बीच में मेरा वाटर मोलिकुल का बीच पे मेरा ये क्या आ गया, एक यूरिया का मोलिकुल आ गया। तो अभी मुझे अगर उसको अगर और ज़्यादा उसको टाइटली पैक करना पड़ेगा और कॉम्पैक्टली पैक करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा उधर पे क्या होगा, वो फाइनली सॉलिड स्टेट पे प्रेजेंट होगा। तो मुझे अगर उसको अगर सॉलिड स्टेट पे लेके जाना है, तो फिर मुझे फर्दर और टेम्परेचर को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। सपोज पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा क्या हो रहा था, मेरा वाटर मेरा आइस बन रहा था, लेकिन अभी आइस नहीं बनेगा वो, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर, सपोज -2 डिग्री सेल्सियस पे वो जाके मेरा क्या फॉर्म होगा, उसी टाइम पे ही मेरा क्या होगा, वो मेरा फ्रीज होगा, उसी टेम्परेचर पे वो मेरा क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म पे जाके एग्जिस्ट करेगा। तो फिर मैं इधर पे हुआ क्या, जब पहले मेरा प्योर सॉल्वेंट था उस टाइम पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट था 0, और जब मैं उधर पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो फिर उधर पे मेरा क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। कम कितना हो गया था, -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये जो मेरा डिप्रेशन हो रहा है, कम हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस बात को हम लोग ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को ग्राफिकली आप लोगों को थोड़ा सा उसको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो मैं आप लोगों को एक ग्राफ बना के इधर पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो मैं इस साइड पे वाई एक्सिस पे मैं वेपर प्रेशर को प्लॉट करूंगा, और मैं एक्स एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करूंगा, टेम्परेचर को प्लॉट करूंगा। मेरे पास पहले प्योर लिक्विड था। प्योर लिक्विड जब था उसका वेपर प्रेशर में 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया, और उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू सपोज ये था। मैं उस पॉइंट को क्या मान लिया, ए। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, उसका टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा था। मैं जितना टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, उसी के साथ साथ उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होते होते मेरा क्या हुआ, इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम उधर पे मेरा क्या अपेयर हुआ, सॉलिड मेरा उधर पे सॉलिड बनने उधर पे स्टार्ट हो गया मेरा, कौन, लिक्विड, वाटर। उसके बाद मैं फर्दर अगर उसको मैं टेम्परेचर को मैं डिक्रीज करूंगा, तो मैं उधर पे मेरा ग्राफ क्या होगा, उधर पे स्टीपली मेरा चेंज होगा, एब्रप्टली उधर पे मेरा चेंज दिखाई देगा ग्राफ पे, और फाइनली मेरा उस स्टेट पे मेरा क्या होता है, उस ग्राफ वो रीजन पे मेरा क्या होगा, आइस उधर पे एग्जिस्ट होगा। तो मैं बी से ए तक मेरा उधर पे लिक्विड स्टेट पे था, बी से सी पे मेरा वो क्या कौन सा स्टेट पे होगा, सॉलिड स्टेट पे होगा। तो फिर ये पॉइंट बी को, बी पे अगर हम लोग दोनों का अगर क्या करेंगे, उधर पे सॉलिड स्टेट और दोनों लिक्विड स्टेट दोनों का अगर वेपर प्रेशर निकालेंगे, तो फिर उस पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू सेम आएगा, और उस टेम्परेचर को हम लोग सिंपली क्या बोल लेंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, वाटर के लिए उसका क्या हो जाएगा, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट। और उसका जनरली कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। मैं जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उस टाइम पे हम लोगों को मालूम है, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, हम लोग का जो वाटर होगा, उस वाटर का ऊपर पे जो मेरा वेपर्स पहले फॉर्म हो रहा था, हम लोग को मालूम है जब भी मैं वोलेटाइल सब्सटेंस पे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करेंगे, उस टाइम पे वो जाके मेरा सरफेस पे ऑक्यूपाई कर लेगा, और उस टाइम पे उसका जो ऊपर पे जो मेरा वेपर्स फॉर्म हो रहा था, उसका वैल्यू क्या होने लगता था, कम होने लगता था। तो फिर मेरा इधर पे मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्यूशन के लिए मैं क्या किया, उसी सेम सॉल्यूशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं जाके उसका वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किया, और उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू में मुझे मिला सपोज इतना। और मैं क्या किया, उस सॉल्यूशन के लिए मैं टेम्परेचर को सपोज मैं डिक्रीज करके जा रहा था, मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ, और मैं टेम्परेचर जब डिक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज करके आ रहा था, और वेपर प्रेशर मेरा क्या हो रहा था, उधर पे डिक्रीज होते होते आ रहा था। और मेरा ये जाके पॉइंट, ये वाला ग्राफ पे मेरा सपोज ये पॉइंट पे जाके वो क्या किया, काट किया, और इस पॉइंट को मैं सपोज क्या मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ। और मेरा इस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, मेरा सॉलिड फॉर्म पे जाने के लिए स्टार्ट करेगा, और इसी टेम्परेचर को मैं क्या बोल लूँगा, वो मेरा सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, वो एक फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अभी मैं मान लेता हूँ, मैं ये 0 डिग्री सेल्सियस को हटा देता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस मेरा प्योर कंपोनेंट वाटर के लिए वो क्या था, मेरा उसका फ्रीजिंग पॉइंट था। मैं उसको क्या किससे डिनोट करूँगा, टी नॉट एफ के साथ। मेरा वो क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट वाटर का मेरा फ्रीजिंग पॉइंट था, या फिर कोई भी लिक्विड का।
फिर नेक्स्ट पे जब मैं उधर पे नॉन मोलिकुलर सॉल्यूट ऐड किया उस टाइम पे उसका मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया था। उसके बाद मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा था और मेरा पॉइंट ई पे जाके मेरा क्या हुआ था, वो मेरा फ्रीज होने के लिए स्टार्ट किया था। तो फिर मैं ये जो पॉइंट होगा मैं क्या बोलूँगा, वो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और उसको मैं पॉइंट उस पॉइंट को मैं किससे, उस टेम्परेचर को मैं टी एफ के साथ सपोज डिनोट किया आप लोगों को इधर पे। तो मेरा इधर पे क्या होगा, इधर पे मेरा जो चेंज हुआ इधर पे मेरा टी एफ और टी नोट एफ के बीच में जो मेरा उधर पे डिफरेंस होगा उसको हम लोग डेल्टा टी एफ के साथ हम लोग उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डेल्टा टी एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हम लोग को मालूम है एक्सपेरिमेंटली हम लोग को मिला है डेल्टा टी एफ, हम लोग का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ अगर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, डेल्टा टी एफ अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से कम को हम लोग क्या करेंगे उधर पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ज़्यादा किसका होगा इधर पे हम लोग का, हम लोग किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, मेरा प्योर कंपोनेंट का। तो फिर हम लोग इधर पे मेरा डेल्टा टी एफ निकालने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, टी नोट एफ माइनस इधर पे हम लोग क्या लिखेंगे, टी एफ लिखेंगे। तो मेरा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग का जो प्योर कंपोनेंट माइनस क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग का ये वाला टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तब जाके हम लोग को क्या मिलेगा, चेंज कितना होता है हम लोग को मालूम होगा। और एक्सपेरिमेंटली हम लोग को मिला है डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक्सपेरिमेंटली हम लोग को मिला है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर पे, के एफ, और इधर पे हम लोग किसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलालिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो के एफ है, के एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, के एफ को हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ मेरा क्या है इधर पे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो मैं इधर पे आप लोग को लिख के रखा था। तो फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को अभी हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। सपोज मैं क्या किया, मैं इधर पे मैं m का वैल्यू इधर पे क्या पुट कर दिया, इफ द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1, m का वैल्यू में 1 पुट कर दिया। तो उस टाइम पे मेरा इधर पे ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, मेरा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर पे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा के एफ। क्योंकि मैं उधर पे m का वैल्यू कितना पुट किया था 1, तो मेरा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू इधर पे मेरा कितना हो जाएगा उधर पे, के एफ हो जाएगा। तो फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इधर पे लिख के देता हूँ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मैं इस डायग्राम को रैप कर रहा हूँ। तो फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इज द depression of freezing point, depression of freezing point of 1 molar solution, of 1 molar solution। जैसे कि हम लोग को इधर पे डायरेक्ट इक्वेशन से मालूम हो रहा था, अगर हम लोग मोलालिटी का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, मोलालिटी का वैल्यू 1 मोलार अगर हम लोग लेंगे, उस टाइम पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हम लोग उसको बोल सकते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को हम लोग और एक नाम है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। उसको हम लोग बोल सकते हैं मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को इधर पे अगर मैं पूछ लूँ कि मेरा इधर पे जो मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट उसका यूनिट क्या होगा, तो फिर यूनिट क्या होगा हम लोग, तो फिर हम लोग उसको लिख सकते हैं उसका यूनिट क्या होगा। सपोज अगर यूनिट के बारे में पूछ दिया तो फिर हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू क्या होता है, एम होता है। और मैं अगर के एफ का यूनिट चाहिए तो फिर के एफ को एक साइड पे रख लेता हूँ और मैं मोलालिटी को उस साइड पे लेके जाता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा इधर पे, डेल्टा टी एफ बाई क्या हो जाएगा इधर पे, एम हो जाएगा। डेल्टा टी एफ मतलब मेरा क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेरा उधर पे कितना चेंज हुआ था। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है मेरा, जनरली केल्विन पे हम लोग लेते हैं। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है हम लोग का, मोलालिटी मतलब मोल पर केजी। तो फिर हम लोग का उधर पे सिंपली क्या होगा, मोल पर क्या होगा उधर पे, केजी होगा। तो फाइनली मेरा अगर डेल्टा टी एफ का अगर हम लोग को यूनिट चाहिए या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मेरा यूनिट हो जाएगा केल्विन पर मोल, केल्विन पर मोल या फिर केल्विन केजी साथ पे लिख लीजिए, केल्विन केजी पर क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। क्योंकि मेरा केजी चला जाएगा ऊपर पे, तो फिर हम लोग एक साथ पे केल्विन केजी को लिख लिया और पर मोल को मैं इधर पे मोल इनवर्स लिख दिया।
तो मेरा ये क्या हो गया, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए यूनिट हो गया। तो फाइनली हम लोग अभी कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम लोग देखेंगे, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपांड करके हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन पे आएंगे, जो हम लोग न्यूमेरिकल पे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। मैं इसको रैप कर रहा हूँ। तो फिर अभी तक हम लोग को लास्ट एक्सप्रेशन मिला था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू क्या मिला था, के एफ इंटू एम। एम मतलब मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मेरा इधर पे के एफ, मोलालिटी मतलब क्या होता है, मोलालिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैं एन बी लिखूंगा, और नीचे पे मेरा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो फिर डब्ल्यू ए इन हम लोग का क्या होना पड़ेगा उधर पे, केजी पे होना पड़ेगा। और मैं इधर पे के एफ लिखा, और नेक्स्ट एन बी मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे हम लोग, गिवन मास ऑफ सोल्यूट में हमेशा डब्ल्यू से गिवन मास रिप्रेजेंट करता हूँ, और मोलर मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये मेरा सोल्यूट है, तो फिर मैं इधर पे दोनों पे बी बी से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरा इधर पे क्या होगा, एन बी के जगह पे आ जाएगा मेरा डब्ल्यू बी बाई एम बी, और मेरा नीचे पे क्या होगा, डब्ल्यू ए। अगर मुझे ग्राम पे दिया हुआ होगा तो फिर मैं उसको सिंपली किसके साथ डिवाइड कर दूंगा, 1000 से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो मैं 1000 मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। तो फाइनली एक्सप्रेशन पे मेरा क्या मिलेगा, के एफ, और इधर पे मेरा क्या होगा, डब्ल्यू वी के साथ 1000 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर पे, और मेरा नीचे पे मेरा क्या बचेगा उधर पे, डब्ल्यू ए, और उसके साथ मेरा कौन आ जाएगा, नीचे पे एम बी आ जाएगा। और ये मेरा क्या हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी एग्जाम पे हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास कभी कभी पूछ लेते हैं हम लोग, कैसे मोलर मास को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फिर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास बहुत सिंपल होगा। मोलर मास को कैलकुलेट करना है, सोल्यूट का मोलर मास, तो फिर इसी एक्सप्रेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास को हम लोग फाइनली उसको खत्म ही कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। तो फिर कैसे हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो फिर एम को मैं उस साइड पे लेके जाऊंगा, तो फिर एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या, डेल्टा टी इस साइड पे आ जाएगा, तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी ऊपर पे, और क्या है 1000 है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे पे मेरा क्या आ जाएगा उधर पे, डेल्टा टी एफ नीचे पे आ गया क्योंकि उधर पे था लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर पे। तो फिर उसके साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग इधर पे डब्ल्यू ए के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो मेरा ग्राम पे दिया हुआ होगा तो। तो फिर इस इक्वेशन से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हम लोग अगर एग्जाम पे अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए देगा तो फिर ये फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फाइनली मैं लास्ट एक बात बोल के आप लोगों को ये क्लास को खत्म करेंगे, इस लेक्चर को खत्म करेंगे। बात क्या है, मैं आप लोगों को बोला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक मेरा क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है बोल के बोला था। तो अभी कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोग को मालूम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर पे डिपेंडेंट होगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, तो फिर ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोल लेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो मैं इधर पे दिखाता हूँ डेल्टा टी एफ का मुझे एक्सप्रेशन पे क्या मिला था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या था उधर पे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मेरा क्या था, मोलालिटी, और मैं लास्ट में क्या लिखा था उधर पे, के एफ इंटू क्या लिखा था इधर पे एम। और एम मतलब क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी मतलब मेरा उधर पे क्या हो रहा था उधर पे, डेल्टा टी एफ के एफ, मोलालिटी के जगह पे मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख रहा था, नीचे पे क्या लिख रहा था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिख रहा था। तो फिर इधर पे मैं डेल्टा टी एफ जो मेरा क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे है मैं आप लोगों को इधर पे दिखा रहा हूँ। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मेरा मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर हम लोग का कोई भी प्रॉपर्टी अगर क्या होगा, मेरा मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, तो फिर ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो कि हम लोग को इधर पे दिखाई दे रहा है, जो हम लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ। हम लोग का कितना मोलिक्यूल इधर पे प्रेजेंट है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर ये एक मेरा क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।